अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाजरीन, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल कौंसल और जजेस को लिखे गए खत पर अज खुद नोटिस केस की तीसरी समाअत हुई है और बड़ी दिलचस्प समाअत थी। ख़ास तौर पर आज जजेस के दरमियान तकरार नज़र आई, सुप्रीम कोर्ट बार के वकला के दरमियान तकरार नज़र आई। बड़े अहम रिमार्क से जजेस के, खास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्लाह के, जस्टिस मंसूर अली शाह के और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के। इसके साथ साथ जहां पर अदलिया की मुदाखलत के हवाले से एजेंसियों के मामलात पर सवालात उठाए गई, वहीं पर सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर जो यूट्यूब और सहाफ़ी जिस तरह रिपोर्टिंग करते हैं उस पर भी बड़े सवालात उठाए गए। मरियम नवाज़ मेरे साथ मौजूद है और वसीम मलिक मेरे साथ हैं। तमाम तर इस समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मरियम ये बताएगा कि आज बड़ी अहम समाअत थी, तीसरी समाअत थी। समाअत में क्या कुछ हुआ और ख़ास तौर पे बीच में हमने देखा दरमियान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और अतर मिनल्लाह साहब के दरमियान थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कोई तलक कलामी भी हुई और काजी फाइज ईसा साहब ने कहा अतर मिनल्लाह साहब को कि अगर किसी जज को मुदाखलत या कोई उस तरह की बात आती है तो उसको तो घर जाना चाहिए। इनडायरेक्ट वो अतर मिनल्लाह साहब को कह रहे हैं कि आप घर जाएँ। फिर देखिए, वो इनडायरेक्ट तो कह नहीं रहे थे, उन्होंने काफ़ी डायरेक्टली कह दिया था। और ये जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा या जस्टिस अतर मिनल्लाह के दरमियान जिसको हमारे सहाफ़ी लिखते हुए बड़े ही एहतियात से कभी नोक झोंक, कभी तल्ख़ कलामी कहते हैं, ये एक बाकायदा रिफ्ट है, एक इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय कह सकते हैं आप। लेकिन ये बहुत ही डायरेक्ट है कि एक जज बात कर रहा है, दूसरा उसको टोक के जवाब दे रहा है, फिर वो उनका नाम लेके जवाब दे रहे हैं, फिर वो दोबारा उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। ये पिछली समाअत पर बहुत डायरेक्टली होता रहा, आज तो कुछ ज़्यादा ब्लंटली हो गया और वो ऐसे कि चीफ जस्टिस ने यही कह दिया, एक तरह से अपना माइंड ही डिस्क्लोज कर दिया कि भाई आप बेंच से अलग हो जाए, क्योंकि अब जब एक जज खुद बेंच का हिस्सा है तो उसको चीफ जस्टिस तो निकाल नहीं सकते जब तक वो जज खुद ना निकल जाए। तो एक जज को ऐसे बराह रास्त बैठ के ऐसे मामले के केस में कह देना जिसमें ऑलरेडी जुडिशरी की ही मुदाखलत की बात हो रही है, आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप आपस में इतने डिवाइडेड हैं, इतनी तफरीक है आप में कि आप जब अपने ही मामले या अपने ही मामलात या अदालती अमूर के अंदर मुदाखलत के केस में बैठेंगे तो वहाँ पर भी आप दुनिया को यही मैसेज देंगे कि आपके अपने बीच इतना डिवाइड है तो आओ कर लो मुदाखलत मजीद, दोनों साइड को भड़का लो। वही मैसेज है जो पिछले 1-2 साल से जा रहा था। जहाँ तक रही बात समाअत की, तो समाअत अहम थी, जाहिर है आज दलाइल होने थे। पिछली समाअत में ये लग रहा था कि आज सिर्फ होगा ये कि सारे हाई कोर्ट्स के रिटन प्रपोजल्स लिए जाएंगे और फिर कह दिया जाएगा कि हम फैसला दे देंगे। लेकिन आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो ताजुब उस वक्त हुआ जब अटॉर्नी जनरल ने आके ये बताया कि 1 हफ्ता गुजर गया है और आपने अपनी पिछली समाअत का हुक्मनामा अब तक जारी नहीं किया। फिर अदालत में बैठ के उस हुक्मनामे के प्रिंट लिए गए, उस पर दस्तखत किए गए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अदालत में ही बैठ के अपना इजाफी नोट लिखा और उस इजाफी नोट की अहमियत कुछ ये है कि पिछली समाअत पर जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बार बार ये कह रहे थे कि जो मुदाखलत का मामला है वो उनके दौर से पहले का है, तो उस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने इजाफी नोट में ये लिखा कि मुदाखलत अब भी हो रही है, ये अभी भी चलता हुआ एक रुझान है और इसको ख़त्म होना चाहिए और वफाकी हुकूमत को इस बात के ऊपर जवाब देना चाहिए कि जो ये तमाम तर मुदाखलत का सिलसिला ये क्यों नहीं रुक रहा और उनका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर। खैर, अब वफाकी हुकूमत का जवाब इस केस में अहम तरीन होगा, वो क्या समझते हैं, क्या कहते हैं और अब वो जवाब कब तक आता है ये भी देखना है। समझा तो यही जा रहा था, यही पिछली समाअत पर भी कहा गया था कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत चलाएंगे। आखिर में बताया गया कि नहीं, अब हम डेट आपको बाद में अनाउंस करेंगे और बता दिया जाएगा। तो आज की समाअत में इसके अलावा जो वकला की जानिब से प्रपोजल्स आए, पाकिस्तान बार का जो किरदार था, पाकिस्तान बार ने कंडेम किया। ज़ाहिर है उन्होंने अपनी रेजोल्यूशन जो कि पहले ही जारी कर दी थी, करारदाद उसका जिक्र किया। पाकिस्तान बार के जो दलाइल थे उनके टाइम पर भी जजेस के आपस में हुई थोड़ी बहस। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हैं शहजाद शौकत, वो जब भी रोस्टम पर आते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, वो एक मक्खन की थाली लेके आते हैं, चीफ जस्टिस को लगाना शुरू करते हैं और फिर सारी तनकीद घूम घुमा के सोशल मीडिया और मीडिया की तरफ ले जाते हैं। आज भी उन्होंने ये किया। इनफैक्ट आज वो खुद सोशल मीडिया की तरफ नहीं गए बल्कि चीफ जस्टिस ने उनको जानबूझ के उस अपने जवाब के अंदर उस पैरा की तरफ उनका ध्यान जो है वो दिलाया कि देखें ना, ये आपने सोशल मीडिया के मुतालिक लिखा है। तो फिर वो सोशल मीडिया पर शुरू हो गए कि देखें, हमने तो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जजेस के ख़िलाफ़ उनकी राय पर कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए। और फिर जब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे तो साथ ही उन्होंने मीडिया के ऊपर भी ब्लेम डाला कि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मीडिया के कुछ साथी दौड़े दौड़े हमारे पास आए कि आपने हमारी आज़ादी के ऊपर कैसे ये बात कर दी। तो ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर आपको याद हो, कि जिसके फ़ौरन बाद इन्होंने JIT की तश्कील का मुतालबा किया था। आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो शहजाद शौकत कह रहे हैं ना, उस मुलाकात में मैं खुद भी मौजूद था सहाफ़ियों की,
तो उस मुलाकात में तो हमने कंडेम किया था कि आपने ये बात की, तो वहाँ पर तो उन्होंने इनकार किया और आज अदालत में वो बैठ के कुछ और कह रही। देखिए, मैंने आपको कहा है वो अदालत में मक्खन लेके आते हैं लगाने के लिए कि बस चीफ जस्टिस खुश रहें। हालाँकि पाकिस्तान बार का भी मौक़िफ़ था, लेकिन वो कहीं न कहीं अपने मौक़िफ़ के अंदर उन 6 जजेस की भी साइड ले रहे थे। लेकिन शहज़ाद शौकत ने शुरू ही यहाँ से किया कि जो आपकी गुज़िश्ता समाअत थी 30 अप्रैल वाली, उससे जो मैसेज गया है वो ठीक नहीं था। अवाम का उसकी वजह से अदलिया की आज़ादी के ऊपर एतमाद ख़राब हुआ है। तो जब जस्टिस अतर मनल्ला ने सवाल किया, बल्कि चीफ जस्टिस ने पहले सवाल किया कि आप पिछली समाअत की बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी आपकी बात कर रहा हूँ। और आपको पता है शहज़ाद शौकत के कभी भी आर्गुमेंट्स जो होते हैं ना वो फिक्स मैच के अलावा नहीं होते। ये तवज्जो दिलाना कि भई आप जब खुद पिछली समाअत पर ये बात कर रहे हैं कि अदलिया शरीक थी आज तक एग्ज़ेक्युटिव के साथ या एजेंसियों के साथ जो कुछ भी हुआ मुल्क के अंदर 76 सालों में, उस मामले में, तो ये मैसेज शहज़ाद शौकत के मुताबिक देना ठीक नहीं है। वहाँ पर जस्टिस अतर मनल्ला ने जब थोड़ा इंटरप्ट किया उनको और उन्होंने कहा कि हम ये कहते रहे हैं कि अदलिया कॉम्प्लिसिट थी, तो ये इस बात पर शहज़ाद शौकत ने उन्हें रोका और फिर चीफ जस्टिस ने, जब शहज़ाद शौकत ने ये कहा कि आप ये बात ना कहें, अभी इसी पॉइंट पे आधा ही उन्होंने किया था, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रेसिडेंट साहब बेहतर है आप ये कह दें आगे से कि जो ये जज हैं अगर वो समझते हैं कि वो कॉम्प्लिसिट थे यानी शरीक थे जो कुछ होता रहा आजकल अदलिया के साथ उसमें, तो फिर वो इस बेंच में ना बैठें। एक मरतबा नहीं 2 मरतबा उन्होंने ये बात कही कि आप इस बेंच में ना बैठें जस्टिस अतर मनल्ला का नाम लिए बगैर, और फिर कहा कि मैं तो ज़्यादा जो है वो ब्लंटली इस बात को कर रहा हूँ। और ये बात होती रही। खैर सोशल मीडिया के हवाले से भी जब ज़िक्र छिड़ा तो उस पर भी जस्टिस अतर मनल्ला ने चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को ज़रा लूप में लेके कि देखें आपके साथ भी रेफरेंस आया तो आपके खिलाफ कितनी कैंपेनिंग होती रही, फिर अपना जिक्र भी किया कि 2018 से आज तक मेरे खिलाफ क्या होता रहा। उसका जिक्र करते हुए उन्होंने काफ़ी बैलेंस आउट कर दी चीज़ ये कहकर कि जजेस को सोशल मीडिया पर चलने वाले या उनके खिलाफ होने वाली तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कितनी ही तज़हीक आमेज़ या कितनी ही सख्त वो तनकीद क्यों ना हो। वहाँ पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने थोड़ा सा बीच में कहा कि तज़हीक और तनकीद में फ़र्क होता है, वही जो आपको पता है बार का बयानिया भी है, एक ही तरह की बातें यहाँ पे फिक्स मैच के अंदर चल रही होती हैं। तो फिर शहज़ाद शौकत ने भी कहा कि हम तो सोशल मीडिया से मुतालिक कहते हैं कि इसको रेगुलेट होना चाहिए, हमारा स्टैंड आज भी वही है। फिर चीफ जस्टिस ने वही उनका एक कमज़ोरी कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनी हुई है, उसका ज़िक्र उन्होंने किया कि वो कमिश्नर तो रावलपिंडी, वसीम मलिक का जब इंटरव्यू था तो वो तो वसीम मलिक बताएंगे। देखिए वो तो उस वक़्त पे चीफ जस्टिस से मौक़िफ़ लेने पहुँच गए थे ना टाइमली। मोहब्बत ज़्यादा हो गई थी इनकी। बिल्कुल, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसका ज़िक्र किया कि सारे मीडिया ने झूठ चलाया। चीफ जस्टिस कभी भी ये ज़िक्र नहीं करते कि जब वो झूठ चलाया तो विदिन एन ऑवर आपने भी आके बयान दे दिया। हालाँकि चीफ जस्टिस को जैसे बाद में अभी इस्लामाबाद बार के वकील कह भी रहे थे कि जजेस को पॉपुलिस्ट नहीं बयानिए की तरफ चलना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने देखा कि भई इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, सोशल मीडिया पर उसकी धूम है और माशाल्लाह उस दिन से आज तक ट्विटर भी बंद है 17 फरवरी से। तो चीफ जस्टिस ने फ़ौरी तौर पर आके अपना बयान दे दिया था। उसका ज़िक्र वो नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कमिश्नर ने झूठ चलाया, पूरे मीडिया ने उसका झूठ चला दिया, किसी ने सवाल नहीं किया। अगर कोई और मुल्क होता तो वहाँ पर डेफेमेशन लॉज़ होते और इनकी जेबें खाली हो जाती। तो आप भी वो डेफेमेशन लॉज़ आपके मुल्क में भी मौजूद हैं, आप क्यों नहीं उनको शुरू करते? क्यों नहीं मुकदमा करते कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ? आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आप मुकदमा कर सकते हैं, इस मुल्क के शहरी भी हैं। तो खैर उनकी तनकीद एक तरफ, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अच्छे पॉइंट्स रेज़ किए। उन्होंने कहा कि हमें 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक ये कि जो हमारे कंप्रोमाइज़ जजेस हैं, उनको हमें बाहर फेंक देना चाहिए, और अगर कोई जज आवाज़ उठाता है अपने ऊपर दबाव पर, तो फिर हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें किसी भी मामले पर तफ़रीक़ का तासुर नहीं देना चाहिए। और जस्टिस मंसूर अली शाह पिछली समाअत के बरख़िलाफ़ आज 2 घंटे के बाद बोले। 2 घंटे की समाअत तकरीबन हो चुकी थी। 1 घंटा 55 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी देर से खामोश हूँ, तो अब मेरा ये मौक़िफ़ है। लेकिन ख़ैर उस तरह से नहीं बात कर रहे थे जिस तरह पिछली समाअत पर थे, और कल के फ़ैसले के बाद भी थोड़ा खामोशी उनकी वो बनती बनती है। थी। हाँ, यकीनन मरियम की बातें आपने सुन ली। वसीम मलिक ये वही शख्सियत हैं जो यहाँ से थोड़ा सा दूर यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, मकबरा। वहाँ पर बैठकर जब कमिश्नर रावलपिंडी ने 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जब इल्ज़ामात लगाए कि रावलपिंडी की सीटें किस तरह मैनेज की गई, तो उसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ का एक इंटरव्यू आपको याद हो तो वो सामने आया था, और ये वसीम मलिक थे जिन्होंने सवाल किया था कि उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। तो फिर वसीम मलिक के उस सवाल पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने जो जवाब दिया वो भी आपके सामने था। इनका इंटरव्यू तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन आज वसीम मलिक ये बताएगा कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उस दिन आपके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे थे, और आज फिर रावलपिंडी कमिश्नर को दोबारा कह रहे हैं कि उसकी गलत खबरें चलाई गई, ये की गई, वो की गई। तो आज जजिस के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करें, उस पर कोई हतमी मरहले की तरफ जाएँ, उसके बजाय एक लंबे प्रोसेस की तरफ जाना चाह रहे हैं। जो तजावीज़ आई हैं, आज आपने देखा हो जितनी हाई कोर्ट्स की आई हैं या बार्स की आई हैं, उन तजावीज़ में क्या कुछ कहा गया, अदालत में आज क्या कुछ कहा गया।
अच्छा, ग़ालिबन चीफ़ जस्टिस का वो इंटरव्यू करने की पादाश में आप वीडियो के कोई 8वें या 9वें मिनट पर मेरे पास आए हैं ऑन अ लाइटर नोट। आगे बढ़ते हैं, आपका जो सवाल है, सवाल ये है कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब का किरदार इस सारे मामले में क्या है? देखिए, बड़ा बुनियादी सा सवाल है। बड़ा बुनियादी सा सवाल इस तरह से है कि हाई कोर्ट के तमाम जजेस मान चुके मुदाखलत हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तो पहले लिख दिया था। सुप्रीम कोर्ट में बेंच में बैठे सिवाय जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा भी शायद मानती हैं कि मुदाखलत होती है, लेकिन उनका जो नैरेटिव है वो कहती हैं कि जजेस शिकायत नहीं लगानी चाहिए, जज को इतना मजबूत खुद होना चाहिए कि वो टैकल कर ले। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान यानी वफाकी हुकूमत भी मान रही है, जिनके मातहत ये एग्जेक्टिव और एजेंसियाँ आती हैं, कि मुदाखलत होती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान गुज़श्ता समात पे भी माने। बिल्कुल। उसके बाद आज पाकिस्तान बार कौंसिल तक मान गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अभी तक मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार भी नहीं मान रही। सुप्रीम कोर्ट बार, वो मरियम ने बड़ा खूबसूरती से वो बयान किया शहजाद शौकत साहब का। तो शहजाद शौकत साहब सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना एक पैराग्राफ में वो सारा लिखा हुआ था, और वो जो उन्होंने कहा कि गुज़श्ता समात पर जो कुछ हुआ उससे अवाम का एतमाद अदलिया पे ख़राब हुआ। अवाम का एतमाद तो शायद बहाल हुआ होगा शहजाद शौकत साहब की सरबराही में जो सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन है, उनका अदलिया के ऊपर एतमाद को ज़रूर ठेस पहुँची होगी, क्योंकि सच बोलने से उनके एतमाद को ठेस पहुँचती है। सच बोलने से ना उनके एतमाद को ठेस पहुँचती है, बल्कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के भी। मैं आता हूँ कि उन्होंने, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अब तक ग़ालिबन 26 मार्च को ये ख़त लिखा गया था, 25 मार्च को, 26 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया, 27 मार्च को वो फुल कोर्ट की मीटिंग, और 28 मार्च को फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात, और वो एक पूरा ड्रामा रचाया गया था। तब से लेकर आज तक, और ख़ासकर इन दो समातों पर, एक तो गुज़श्ता 3 अप्रैल की समात, फिर 30 अप्रैल की समात, और फिर आज की समात, उस पर भी आता हूँ। मगर इससे कबल आप देखिए कि कितनी बदकिस्मती है हमारे इस मुल्क की कि सुप्रीम कोर्ट की जो एसोसिएशन है और उसके जो चेयरमैन हैं वो खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी उसका जिक्र कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के 13 जनवरी के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फ़ैसले के ऊपर जो तनकीद हुई, जो जमहूरियत के ऊपर शब खून मारने, पाकिस्तान के आइन के ऊपर शब खून मारने के मुतरादिफ वो फैसला था, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़े होने के बजाय आज भी इस तरफ खड़े हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जवाज़ क्या तराशे, यानी इलॉजिकल नॉनसेंस किस्म के। आज वो जो जवाज़ तराश रहे थे, वो कह रहे थे कि जी जब जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने कहा कि फैज़ाबाद धरने के ऊपर अमल दरामद हो या ना हो, या दीगर भी इस तरह के उन्होंने कोई कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात की कि इस तरह के वाक़यात नहीं रुकते, तो चीफ जस्टिस ने वहाँ पर पता है क्या कहा? 9 मई का वाक़या तो ज़िक्र नहीं कर रहे नहीं, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में कत्ल भी होते हैं, और इस मुल्क में कत्ल की तो सज़ा भी है, हम्म। और कत्ल की सज़ा के ऊपर अमल दरामद भी तो होता है, तो क्या कत्ल होना बंद हो जाते हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम कानून को ही ख़त्म कर दें। चीफ जस्टिस की लॉजिक देखें कि वो एग्जेक्टिव के साथ खड़े होने के लिए जवाज़ क्या तराश रहे हैं। तो बहुत ही बदकिस्मती है कि वो अभी तक नहीं मान रहे इस सारे मामले में, वो आज भी वहीं खड़े हैं, हालांकि गुज़श्ता 2 दिनों में उनके साथ जो कुछ हुआ है, अगर कोई मुहज़्ज़ब माशरे का चीफ जस्टिस होता, इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहता उनके बारे में। नहीं दोनों। अगर किसी मुहज़्ज़ब माशरे का चीफ जस्टिस होता तो वो शायद इस्तीफ़ा दे के अब तक घर जा चुका होता। उनकी पूरी लेगेसी क्या थी? फैज़ाबाद धरने का उन्होंने एक फ़ैसला लिखा, और उस फैसले के बाद हमारे सोशल मीडिया से लेकर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों, हमारे एंकर हजरात हों, उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी हो, सियासतदान हों, वकला हों, जजेस हों, इंसाफ की देवी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को बनाया गया था ना चीफ जस्टिस बनने से कबल, उसी फैसले की रोशनी में बिल्कुल। आइन और कानून का आलमबरदार बनाया गया था ना, बुनियादी इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनाया गया था ना। और फिर उन्हीं के अपने इक़दामात की वजह से फैज़ाबाद कमीशन जो उन्होंने अपने चहीते इदारों और लाडली हुकूमत से बनाया, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ की जो रिपोर्ट दी, उसे वो भी मुस्तरद रिपोर्ट कर रहे पढ़ के, वो रिपोर्ट जानने के बाद, और फिर उनका जो 13 जनवरी का फ़ैसला था बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक़, कल के रोज़ जो मखसूस नशिस्तें, उसी का एक कॉन्सिक्वेंसेस था। उस पर जस्टिस अतर मिर्ज़ा हों, जस्टिस मंसूर अली शाह हों, या उनके जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हों, उनकी ऑब्जर्वेशंस देखकर, उनका फ़ैसला देखकर, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर किसी मुहज़्ज़ब माशरे का चीफ जस्टिस होता तो शायद अब तक इस कलमदान से, इस मसनद से इस्तीफ़ा देकर घर जा चुका होता। अच्छा वसीम, आज समात के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने एक जुमला कहा था कि वज़ीर आज़म से जब मुलाकात हुई थी तो उन्हें आगाह किया गया था, और क्या अब तक वज़ीर आज़म ने इन इदारों के हवाले से कोई कार्रवाई की, कोई मामला आगे बढ़ा, क्या कुछ किया? उसका सवाल पूछा था, उस पर क्या जवाब दिया गया? अच्छा, कल मैं सोच रहा था जब परसों के रोज़ मरियम ने वो जो फैज़ाबाद धरने कमीशन की रिपोर्ट को उसे ब्रेक किया, तो उसमें जो ज़्यादातर मुद्दा था वो पंजाब हुकूमत के ऊपर डाला गया था, बिल्कुल ऐसे और पंजाब हुकूमत जो थी वो इस वक्त शहबाज शरीफ की सरबराही में थी। वज़ीर तो आला शहबाज शरीफ हाँ, थे। तो इनडायरेक्टली
जो काजी साहब के फ़ैसले का जिसमें उन्होंने फैज़ हमीद का नाम लिखा था, तो इनडायरेक्टली वहाँ शहबाज शरीफ का नाम होना चाहिए था। तो फैज़ाबाद धरने के पीछे इस रिपोर्ट को मान लिया जाए तो जो सबसे बड़े कल्प्रेट हैं वो शहबाज शरीफ हैं, और वही एग्जेक्टिव के सरबराह हैं इस वक्त, और चीफ जस्टिस से उन्होंने मुलाकात भी की। तो आप ये समझते हैं कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जो फार्म 45 के बाद फार्म 47 की पैदावार हो, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ISI या फिर बिलखसूस पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का जवाब मांगने की सकत में है? आपने भी अनवार उल्लाह अगर उनसे काकड़ कुछ काकड़ वाले अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। अगर कोई समझता है ये शख्स कि मौजूदा वज़ीर आज़म हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट हो या खुफिया एजेंसियाँ हों, उनसे जवाब तलब कर सकता है, तो शायद मैं उसे कहूँगा कि वो दौर जदीद का बेवकूफ़ तरीन इंसान है। अच्छा वसीम मलिक, आखिरी सवाल है आपसे। 172 दिन रह गए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहने के लिए, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। क्या समझते हैं कि ये जजेस के जो इल्ज़ामात हैं उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कोई हतमी फ़ैसला या कोई अपने साथी जजेस को के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि इदारों की मुदाखलत होती है, उस पर कोई हतमी फ़ैसला दे पाएंगे? क्या राय है आपकी? अच्छा, अब तक की जो उनकी कंडक्ट है उनका अदालती, चाहे वो इससे कबल सो मोटो से कबल हो या फिर अब तक सो मोटो के बाद, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि वो क्या किसी पोजीशन में हैं, वो क्या कोई फ़ैसला देना चाहते हैं? फ़ैसला ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? आप अगर एक हाज़िर सर्विस जजेस की सरबराही में जुडिशल कमीशन नहीं बनाते, तो आप आज भी कमरा अदालत नंबर 1 में ये बात हो रही थी कि आइन के आर्टिकल 184(3) सो मोटो, उसमें आप क्या कोई तहकीकात कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पर बुनियादी मुद्दा यही था कि यार उन जजेस ने एड्रेस ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किया है। तो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठें, 2 मेंबरान यहाँ बैठे हैं, हर समात में कहते हैं कि वो एक अलग फ़ोरम है। यार चेयरमैन हैं आप उसके, आप उसमें खुद से भी खुद नोटिस की भी गालबन अगर आप मेरी तस्दीक करें तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। सिर्फ मेरा मानना ये है कि मैं किसी उम्मीद में नहीं हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायजी से शायद जाते जाते अपनी लेगेसी बनाएं। थोड़ा सा वक्त मजीद लूँगा। गुज़श्ता रोज़ कहीं पर बात हो रही थी तो एक दोस्त ने कहा कि देखिए अब 15 दिन का जो वक्त दिया है चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत को ये फैज़ाबाद धरना केस में, तो उसके बाद मुमकिन है कि नून लीग और काजी फायजीसा की शदीद तरीन लड़ाई शुरू हो जाएगी। उसकी वजह जो उन्होंने बताई कि फैज़ हमीद साहब ने आते ही सिर्फ फैज़ हमीद का सर मांगा था और उसके बदले में अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। फ़ायज़ीसा साहब ने फैज़ हमीद साहब का सर मांगा था और उसके बदले अपना सब कुछ दाव में लगा दिया। फैज़ हमीद साहब का सर नहीं दिया गया। तो अब जो 15 आखिरी दिन दिए गए हैं, इसके बाद कोई शदीद लड़ाई होगी। मैं ये मानता हूँ कि कोई लड़ाई नहीं होने वाली। ये 172 दिन भी ऐसे गुजर जाएंगे और चीफ जस्टिस काजी फायज़ीसा साहब शायद इससे भी मज़ीद पस्ती में जाकर पाकिस्तान और आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे। मज़ीद वो कुछ बेहतर, अब उनसे बेहतरी की कोई उम्मीद इस हद तक मुझे तो नज़र नहीं आ रही। आपने जमहूरियत पर शब खून मारा, आपने अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारा, आपने आइन पर शब खून मारा, आपने बुनियादी इंसानी हकूक़ पर शब खून मारा। इससे बढ़कर मज़ीद क्या है? क्या लेगेसी क्या बन सकती है? वो क्या ऐसा काम कर सकते हैं कि जिससे अब वो सर्वाइव कर जाएँ या अपनी कोई अच्छी साख्त बना जाएँ? वसीम मलिक आपका शुक्रिया। मरियम, आपसे भी आखिरी सवाल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वैसे भी 172 दिन रह गए। एक तासुर है माजी में, बहुत सारे लोग ये याद रखते हैं कि एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, और फिर एक नाम आया साकिब निसार का। क्या समझती हैं कि आपके तारीखदान किसका नाम ऊपर लिखेंगे, काजी फाइज ईसा साहब का या इन दोनों का? हाँ, आपने बात का जवाब खुद ही दे दिया है वैसे सवाल के अंदर। आपको मालूम भी है चीफ जस्टिस काजी फरीसा अभी नहीं आए थे, तो तभी हम ये बात किया करते थे कि जब वो आएँगे तो बहुत सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, और रिकॉर्ड कुछ ऐसे नहीं टूटे कि वो बहुत ज़्यादा खुद नोटिसेस ले रहे हैं या फिर वो माजी के चीफ जस्टिस की तरह, जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे या साकिब निसार थे, उनकी तरह बहुत एक्सट्रीमली जुडिशल एक्टिविज़म में इन्वॉल्व हैं। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फरीसा कर ये रहे हैं कि वो जो एक जुडिशल एब्सेंशिया क्रिएट करके बैठे हुए हैं ना, उसकी वजह से भी बहुत कुछ हो रहा है। मतलब माजी में हमने देखा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दौर में इधर से उधर हो जाए दुनिया, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। एक शख्स ने प्राइवेट महफिल में उनको चंद गालियाँ दे दी तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का मुकदमा करके उसको 6 माह जेल में रखा। वो वक्त भी हमने देखा था, वो भी इरिटेटिंग था। लेकिन अभी मसला ये है कि आप कुछ ख़ास मुकदमात को अपनी मर्ज़ी के तरीके से चलाते हैं,
जैसे फैज़ाबाद धरने की सिर्फ एक मिसाल ले लें। आप आए, आपने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तय किया, आपने 28 सितंबर को पहला मुकदमा जो समात के लिए मुकर्रर किया वो फैज़ाबाद धरना था। उस पे आपने पहले वक़्त दिया हुकूमत को, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आपके सामने बना के लाए, आपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद की, आपने कमीशन का मुतालबा किया, वो इंक्वायरी कमीशन बना के लाए, आपने इंक्वायरी कमीशन के अंदर अपनी मर्ज़ी के टीओआरस डलवाए। जब वो मर्ज़ी के टीओआरस भी डल गए, कल कमीशन रिपोर्ट आई तकरीबन 6 माह के बाद, वो आपको पसंद नहीं आई, आप मायूस हो गए और अब आपने 15 दिन मज़ीद दे दिए बजाय उसको ऑन द स्पॉट रिजेक्ट करने के। फिर भी हुकूमत को आप गवर्नमेंट को, उस हुकूमत को, इन वाली बात तो नहीं अडॉप्ट करूंगी कि कौन सी चीज़ की पैदावार, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो कि एक कंप्रोमाइज स्टेट से एक इस्टेब्लिशमेंट की नई प्रोडक्ट के तौर पर सामने आई है, आप उसको इंडोर्स किए जा रहे हो। तो जो आपका एक वो बयानिया था ना, जो आप अदालत में बैठ के चीफ जस्टिस बनने से पहले ढके छुपे लफ्ज़ों में और कभी कभार बहुत स्ट्रेट लफ्ज़ों में इस्टेब्लिशमेंट को या आर्मी को ललकारते थे और फिर लोग कहते थे देखना चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस आएंगे जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ में रहेंगे। तो फिर क्या होगा। फिर क्या हुआ, सब अपने हद में नहीं रहे, बल्कि वो इतना अच्छा, इतने कॉर्डियल, इतने जैसे जब बार-बार अदालत में भी जब कॉम्प्लिसिटी की बात वैसे होती है कोऑर्डिनेशन तो अच्छी हो रही है आजकल। देखिए अदालत में बार-बार वर्ड इस्तेमाल होता है ना कॉम्प्लिसिट, उस वर्ड के ऊपर ज़्यादा कौन चिढ़ता है? यहाँ से है ना जवाब। जो जो चीज़ हो रही होती है, जो गठजोड़ चल रहा होता है ना, वो नहीं फिर आपसे बर्दाश्त होता। तो वो गठजोड़ इतना परफेक्ट चल रहा है कि जिस तरह से हुकूमत चाहती है वैसे हो जाता है, जैसे इलेक्शन कमीशन चाहता है वैसे हो जाता है। जिन मुकदमात में हुकूमत या इलेक्शन कमीशन को फ़ायदा चाहिए, आप उनको समात के लिए मुकर्रर करें, जिनमें नहीं चाहिए उनको या जिनमें उनको नुकसान हो सकता है, या तो वो आप अपने सामने नहीं लगाते हैं या फिर वो आप ऐसे बेंच के सामने लगाते हैं कि बाकी तमाम जो जजेस हैं, उनको आपकी जो एक पूरी ट्रोल ब्रिगेड आपके फेवर में खड़ी है, वो उनको मुतनाज़ बनाना शुरू कर देती है। गुज़िश्ता रोज़ का जो रिज़र्व सीट्स वाला मामला है वो आपके सामने है, किस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह के किरदार को ख़राब करने की आप कोशिश कर रहे हैं और जस्टिस अतर मैनल्ला के ख़िलाफ़ तो माशाल्लाह पहले ही बहुत कुछ चल रहा है। तो ये एक पूरा एक नई लेगेसी सेट हो रही है। मुझे लगता है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी या साकिब निसार अब बहुत पुराने किस्से रह गए हैं। इनके बारे में तो मतलब पॉपुलिज़्म एक अलग बात होती है, एक्टिविज़्म एक अलग बात होती है, कोई नया लफ्ज़ शायद जब इनका टेन्योर ख़त्म होगा तो जन्म लेगा और उस लफ्ज़ से हम इसको याद रखेंगे। फ़िलहाल तो कॉम्प्लिसिटी भी वो लफ्ज़ उनको पसंद नहीं आ रहा, तो आई थिंक कोई ज़्यादा फैंसी लफ्ज़ होना चाहिए जो उनके टेन्योर के लिए याद रखा जाए। चलें, थैंक यू। मरियम नवाज़ मेरे साथ मौजूद थी और उसके बाद वसीम मलिक। और आज सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस के इल्ज़ामात थे इदारों की जानिब से मुदाखलत, ख़ास तौर पे उस ख़त पर आईएसआई की मुदाखलत का तज़किरा किया गया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया। 6 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच समाअत कर रहा था। अब समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई है। और जिस तरह मरियम ने बात की कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कहा करते थे पिछली समाअत में कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे, लेकिन अब वो समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई। देखते हैं अगली समाअत कब मुकर्रर होती है और इस पर क्या कुछ होता है। क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने माहतेत अदलिया के जो जजेस हैं उनके लगाए गए इल्ज़ामात या उनको जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं या नहीं, या फिर वो हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहकर सब कुछ पानी में डाल देते हैं या मट्टी पाओ मामले पर चले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।